हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल इन आवर चैनल। गाइस, इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं 2022-23 का बजट। और यहाँ पर हम देखने वाले हैं इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स। ये वो पॉइंट रहेंगे सारे के सारे जो आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन के रूप में पूछे जा सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं बजट के जो आपको पता होने चाहिए, जो आपके एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोग को पहले बजट का एक स्ट्रक्चर बताना चाहूंगा कि बजट किस तरीके से बनाया जाता है, क्योंकि थोड़ा एक बेसिक जानना बहुत जरूरी है। अगर आप बेसिक क्लियर हो जाएगा तो आप जो बजट है उसे अच्छे से समझ पा रहे होगे। देखो गाइस, जो बजट होता है, बजट यहाँ पर जो बनाया जाता है वो कंट्री के वेलफेयर के लिए बनाया जाता है। कंट्री के दो सबसे बड़े ऑब्जेक्टिव होते हैं वेलफेयर के। एक होता है सोशल वेलफेयर और एक होता है इकोनॉमिक वेलफेयर। तो गैस, सोशल वेलफेयर के लिए गवर्नमेंट बजट बनाती है और एक इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बनाती है। तो दो ऑब्जेक्टिव हैं, तो दो तरीके से वहां पर बजट को प्रिपेयर किया जाता है। एक होता है गैस आपका रेवेन्यू बजट और एक होता है गैस आपका कैपिटल बजट। तो दो बजट रहते हैं आपके। बजट के अंदर ही दो पार्ट रहते हैं। एक रहता है गैस आपका रेवेन्यू बजट और एक रहता है आपका कैपिटल बजट। और गैस, मैंने भी आपको बताया था कि गवर्नमेंट के दो ऑब्जेक्टिव भी हैं कंट्री वेलफेयर से रिलेटेड। एक है आपका सोशल वेलफेयर और एक है गैस आपका इकोनॉमिक वेलफेयर। तो गैस, सोशल वेलफेयर में जितने भी जो सामाजिक समस्याएं हैं उनसे रिलेटेड, उन्हें सॉल्व करने से रिलेटेड यहाँ पर ये बजट प्रिपेयर किया जाता है। और इकोनॉमिक यानी जो भी कंट्री की आर्थिक समस्या है उनसे रिलेटेड जो भी बजट प्लान किया जाता है वो कैपिटल बजट में किया जाता है। ठीक है, तो सोशल वेलफेयर के लिए क्या जो बजट बनाया जाता है वो है रेवेन्यू बजट, और जो इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए बजट बनाया जाता है वो कौन सा है, कैपिटल बजट। ये दो बातें आई थिंक आपको क्लियर होंगी। अब अगर हम देखें कि बजट क्या होता है, बजट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। आय और व्यय का एक स्टेटमेंट होता है। ठीक है, रेवेन्यू बजट भी आपका एक आय और व्यय का एक स्टेटमेंट है, और कैपिटल बजट में भी एक आय और व्यय का यानी इनकम और एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है। तो रेवेन्यू बजट में आपका रेवेन्यू रिसीव्ड आ जाएगा और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आ जाएगा। जैसे कि मैंने बोला कि बजट में क्या होता है, इट इज द स्टेटमेंट ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। कितनी इनकम हुई है और उसके हिसाब से कितने खर्चे करने हैं, है ना। तो गैस, रेवेन्यू बजट में आपका रेवेन्यू रिसीव्ड होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। और जनरली मैंने बोला कि ये जो रेवेन्यू बजट बनाया जाता है सोशल वेलफेयर के लिए बनाया जाता है, यानी पब्लिक वेलफेयर के लिए। तो पब्लिक के जो सोशल वेलफेयर है उसके लिए बजट बनाया जाता है। तो पब्लिक के सोशल वेलफेयर के ऊपर पैसा खर्च करना है, उनकी सिक्योरिटी पे, उनकी एजुकेशन पे, उनकी मेडिसिन पे, उनकी हेल्थ पे, यानी जो बेसिक नेसेसिटी जो गवर्नमेंट को प्रोवाइड करनी चाहिए पब्लिक को, वो यहाँ पर की जाती है। ठीक है, गवर्नमेंट द्वारा। तो गैस, पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए जो भी गवर्नमेंट पैसा खर्च कर रही है उसे पब्लिक से ही कलेक्ट करती है। तो गैस, यहाँ पर जो रेवेन्यू रिसीट में जो भी कलेक्शन होता है वो आपका टैक्स के फॉर्म में होता है। ठीक है, जो भी टैक्स के फॉर्म में गवर्नमेंट का कलेक्शन हो रहा है। टैक्स दो तरीके से होते हैं, एक डायरेक्ट टैक्स और एक इनडायरेक्ट टैक्स। अभी इस सेशन में हम देखेंगे कि कहाँ कहाँ टैक्सेस में भी चेंजेस किए हैं। तो गैस, जो भी गवर्नमेंट का कलेक्शन हो रहा है वो पब्लिक से होता है। पब्लिक से जो कलेक्शन हो रहा है वो आपका टैक्स के फॉर्म में होता है और एक नॉन टैक्स के फॉर्म में होता है। यानी गवर्नमेंट की इनकम टैक्स से भी होती है और बिना टैक्स के भी होती है पब्लिक से। पब्लिक से बिना टैक्स के कैसे इनकम होती है, जैसे कि फाइन्स हो गया, पेनल्टीज हो गई, जो ये सारी चीजें होती हैं ये गवर्नमेंट की बिना टैक्स के थ्रू होती हैं। ठीक है, तो टैक्स और नॉन टैक्स से जो भी कलेक्शन हो रहा है उस पैसे को पब्लिक वेलफेयर में ही खर्च करना होता है। यानी एक्सपेंडिचर जो प्लान करने होते हैं वो पब्लिक वेलफेयर के ऊपर ही खर्च करना है, उनकी सिक्योरिटी पे, उनकी जैसे कि मैंने बोला अगर आप देखोगे जो भी उनकी बेसिक नीड्स हैं, ठीक है, सोशल सिक्योरिटीज की, या आप देख सकते हो हेल्थ है, एजुकेशन है, ये सारी बेसिक चीजें होती हैं। या जो लोग अपलिफ्ट नहीं है उन्हें अपलिफ्ट, उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना अपलिफ्ट करने के लिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट का आपने देखा भी होगा, गवर्नमेंट क्या करती है कि हमेशा टारगेट किसे करती है, उन लोगों को करती है जो लोग अपलिफ्ट नहीं है। ठीक है, उन लोगों के लिए वहां पर कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कर रही होती है। तो जनरली बेसिक जो नेसेसिटीज हैं वो प्रोवाइड करना लोगों को, बेसिक जो वेलफेयर की चीजें हैं वो प्रोवाइड करना, और साथ ही साथ जो अपलिफ्ट नहीं है उन्हें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करना। ठीक है, तो ये पैसा यहाँ पर खर्च किया जाता है। तो गैस, सोशल वेलफेयर के ऊपर जो पैसा खर्च किया जाता है वो पब्लिक से ही लिया जाता है। यानी पब्लिक के सोशल वेलफेयर के लिए पब्लिक से जो पैसा कलेक्ट किया है वो पब्लिक के ऊपर खर्च कर दिया जाता है। ठीक है, अब एक होता है गैस कैपिटल बजट। ठीक है, मेरे पीछे ही आपको यहाँ पर एक डायग्राम बना हुआ है कैपिटल बजट, और यहाँ पर है कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं यहाँ पर बना देता हूँ कैपिटल बजट, और यहाँ पर हो जाएगा आपका कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर।
ठीक है। अब कैपिटल बजट की अगर हम बात करें, इसमें गवर्नमेंट की यहाँ पर पैसा कौन सा आ रहा है, यानी जो भी पैसा ये बजट बनाया जा रहा है ये कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, यानी यहाँ पर जो भी पब्लिक की जो इकोनॉमिक नीड्स है, फाइनेंशियल नीड्स है, उन्हें फुलफिल करने के लिए बनाया जा रहा है। अब पब्लिक की यानी कंट्री में जो लोग रह रहे हैं उनकी फाइनेंशियल नीड्स क्या है? उनकी फाइनेंशियल नीड्स यही है कि उन्हें क्या मिले, रोजगार मिले, ठीक है, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो और कंट्री का व्यापार बढ़े। जब कंट्री का व्यापार बढ़ेगा यानी जो जीडीपी है वो कंट्री के व्यापार को शो करती है। जब कंट्री का व्यापार बढ़ेगा तो कंट्री में बेरोजगारी क्या होगी, कम होगी। जीडीपी इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू अनएम्प्लॉयमेंट। जीडीपी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी बेरोजगारी कम होती जाएगी। तो कंट्री के व्यापार को बढ़ाना है। तो यहाँ पर अगर बात करें, ये जो कैपिटल बजट प्लान किया जाता है वो कंट्री के व्यापार को प्लान करता है, ठीक है। अगर हम कंट्री के व्यापार में पैसा खर्च करेंगे तो कंट्री की जो भी लोगों की जो बेसिक इकोनॉमिकल नीड्स है, ठीक है ना, मेन जो नीड है वो क्या है? रोजगार है, ठीक है। और जब कंट्री का व्यापार बढ़ेगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर अगर बात करें कैपिटल बजट जो प्लान किया जाता है वो कंट्री के बिजनेस को प्लान करता है। जहां पर आप देख रहे हो कैपिटल रिसीप्ट और कैपिटल एक्सपेंडिचर है। अब कंट्री के व्यापार को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट का पैसा कहाँ से आता है? देखो, टैक्स का पैसा तो यहाँ पर खर्च किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा सोशल वेलफेयर नीड्स में। लेकिन कैपिटल रिसीप्ट में आप देखोगे, कैपिटल रिसीप्ट में सारी की सारी यहाँ पर गवर्नमेंट की बोरोइंग्स आती हैं। यानी यहाँ पर जो कंट्री के व्यापार में पैसा खर्च करना है, उसके लिए गवर्नमेंट क्या करती है? उधारी लेती है, बोरो करती है। और उस पैसे को गैस प्लान कर रही होती है कंट्री के डेवलपमेंट में। जैसे कि आप देखते हो रेलवेज में, रोड्स में, हाईवेज में जो पैसा खर्च किया जाता है, मेट्रोस में, बुलेट ट्रेन में। तो इस तरीके के जितने भी प्रोजेक्ट होते हैं वहां पर पैसा खर्च किया जाता है, जिससे लॉन्ग टर्म एक असेट तैयार होती है कंट्री के लिए, और वो आने वाली जनरेशन को भी रोजगार देती है। जब बुलेट ट्रेन बनेगी या कोई मेट्रो एक्सपेंड होगी तो ऑब्वियस सी बात है कि वहां पर जो लोग हैं उन्हें रोजगार मिलेगा और आने वाली जो जनरेशन उन्हें भी रोजगार मिलेगा। तो गैस इन सारे प्रोजेक्ट के लिए आप देखते हो गवर्नमेंट क्या करती है? बोरोइंग करती है, उधारी लेती है। गवर्नमेंट वर्ल्ड बैंक से भी लेती है, आपका एडीबी से भी लेती है, या अदर कंट्रीज से उधारी लेती है। तो जनरली आप इतना समझिए यहाँ पर बिजनेस को प्लान किया जाता है, और बिजनेस को प्लान करने के लिए यहाँ पर बोरोइंग ली जाती है, और बोरोइंग के पैसे को गैस वहां पर आपका डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगाया जाता है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको एक बजट का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में क्लियर हो गया होगा। रेवेन्यू बजट क्या होता है, कैपिटल बजट क्या होता है, ठीक है। अब यहाँ पर हम बात कर लेते हैं डेटास की, कि जो यहाँ पर डेटा अनाउंस किए गए हैं निर्मला सीतारमन जी द्वारा, वो डेटा देख लेते हैं। तो ये निर्मला सीतारमन जी का फोर्थ बजट था, ठीक है, फोर्थ बजट था। और आइए देखते हैं कि इस बजट के क्या क्या की पॉइंट्स है जो हमें पता होने चाहिए। तो पहली बात की बजट एस्टिमेट जो 2021-22 का है वो क्या था? 34.83 लाख करोड़। 2021-22 का जो बजट एस्टिमेट रखा था वो 34.83 लाख करोड़ था, ठीक है। और रिवाइज एस्टिमेट क्या है 2021-22 का? 37.70 लाख करोड़। यानी ये एस्टिमेट बनाया गया था लास्ट ईयर के बजट का, और ये इतना यहाँ पर ये पैसा आपका खर्च हुआ 37.70 लाख करोड़। ओके। टोटल एक्सपेंडिचर 2022-23 के जो एस्टिमेटेड रखे हैं वो क्या है? 39.45 लाख करोड़। तो जो यहाँ पर एक एस्टिमेट रखा गया 2022-23 के बजट का, वो कितना रखा गया? 39.45 लाख करोड़। और टोटल रिसीव्ड अदर देन बोरोइंग्स इन 2022-23 एस्टिमेटेड एट रुपीज 22.84 लाख करोड़। यानी आप देख रहे हो कि यहाँ पे टोटल रिसिप्ट की बात हो रही है, बोरोइंग को छोड़ के जितना भी गवर्नमेंट का रेवेन्यू रिसिप्ट हुआ है टैक्स से या नॉन टैक्स से, वो टोटल कितना हुआ है? 22.84 लाख करोड़। तो आई होप कि ये चार्ट अब आपको समझने में हेल्प करेगा डेटा को। ओके गैस, यहाँ पर अगला पॉइंट है फिजिकल डेफिसिट इन करंट ईयर। जो फिजिकल डेफिसिट है करंट ईयर का वो कितना रहा है? 6.9% ऑफ जीडीपी, अगेन 6.8% इन बजट एस्टिमेट। तो इन्होंने बजट में लास्ट ईयर के जो बजट एस्टिमेट किया था वो 6.8% किया था फिजिकल डेफिसिट, और जो एक्चुअली करंट इस ईयर का जो डेफिसिट रहा है वो 6.9% रहा है। ओके, 2021-22 का। अब 2022-23 का जो एस्टिमेट किया है वो कितना किया? 6.4% ऑफ जीडीपी। तो कहती है फिजिकल डेफिसिट क्या होता है? फिजिकल डेफिसिट अगर आप देखोगे तो इसमें होता है, ये घाटे की बात कर रहे हैं तो हमारा जो बजट है वो घाटे का बनता है। तो यहाँ पर अगर बात करें आपकी टोटल एक्सपेंडिचर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है, तो एक्सपेंडिचर यहाँ पर ज्यादा है और रेवेन्यू कम है। और यहाँ पर आप देखोगे कि हम यहाँ पर एक्सक्लूड कर देते हैं बोरोइंग को, ठीक है, बोरोइंग को एक्सक्लूड कर देते हैं। तो एक्चुअली क्या होता है फिजिकल डेफिसिट का ये फॉर्मूला है टोटल एक्सपेंडिचर माइनस टोटल रेवेन्यू
एक्सक्लूडिंग बोरिंग, यानी यहाँ पर आप देखो ये जो कैपिटल रिसीव्ड है इसे हम कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं। हम यहाँ पर टोटल जितना भी एक्सपेंडिचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, वो कैलकुलेट करेंगे कि टोटल कितना खर्चा करना है और उस खर्चे को मीट करने के लिए हमारे पास हमारी कंट्री से कितने सोर्सेज है, रेवेन्यू है, ठीक है। और हम यहाँ पर फिस्कल डेफिसिट में जो बोरिंग्स है उसे नहीं कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिसीप्ट है इसमें बोरिंग वाली रिसीप्ट नहीं आएगी। तो ये फिस्कल डेफिसिट का फॉर्मूला होता है और ये जो अनुमान लगाया गया वो कितना लगाया गया, 6.4% लगाया गया। ओके, इससे ये पता चल जाता है कि हमें कितनी उधारी चाहिए, ठीक है। हमें अपने एक्सपेंडिचर को पूरा करने के लिए कितना और पैसा चाहिए, हमारे पास कितना पैसा है और हमें कितना और पैसा चाहिए। ओके, तो यहाँ पे जो एस्टिमेट रखा गया वो 6.4% ऑफ जीडीपी का रखा गया। चलिए, अब यहाँ पर हम बजट को जो पढ़ेंगे वो दो पार्ट में पढ़ेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पहले पार्ट ए के की हाईलाइट देख लेते हैं, आइए। तो देखिए, इंडिया इकोनॉमिक ग्रोथ एस्टिमेटेड एट 9.2% टू बी हाईएस्ट अमंग ऑल लार्ज इकोनॉमीज, तो ये एक एस्टिमेट रखा है। फिर 60 लाख न्यू जॉब टू बी क्रिएटेड अंडर प्रोडक्टिव लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम इन 14 सेक्टर, 14 सेक्टर में। यहाँ पर आपने प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के बारे में सुना होगा, जहां पर गवर्नमेंट जो है कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स हैं वहां पर इन्वेस्टमेंट कर रही है, उन सेक्टर्स को बढ़ाने की कोशिश कर रही है कि जिससे हमारी कंट्री का एक्सपोर्ट बढ़े। तो वही बात है कि यहाँ पे 14 सेक्टर हैं जहां पर गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट करेगी और जब वहां वहां पर इन्वेस्टमेंट करेगी तो वहां पर 60 लाख नई जॉब्स और क्रिएट होंगे। ओके, पीएलआई स्कीम हैव द पोटेंशियल टू क्रिएट एडिशनल प्रोडक्शन ऑफ रुपीज 30 लाख करोड़। तो यहाँ पर ही 30 लाख करोड़ का एडिशनल प्रोडक्शन और क्रिएट करेगी पीएलआई स्कीम के थ्रू, और ज्यादा कंट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन बढ़ेगा। समझ रहे हैं आप? ओके, एंटरिंग अमृत काल, द 25 ईयर लॉन्ग लीड अप टू इंडिया। तो हम अभी अमृत काल चल रहा हमारा 75th ईयर ऑफ इंडिपेंडेंस, और गवर्नमेंट का जो टारगेट है 25 साल में हमारे 100 साल कंप्लीट हो जाएंगे, और ये 100 साल में जो भी इनका विजन है कंट्री को लेके वो भी वहां पर वो अचीव कर लेंगे आने वाले 25 सालों में। द बजट प्रोवाइड इम्पीटियस फॉर ग्रोथ अलॉन्ग 4 प्रायोरिटीज, तो 4 प्रायोरिटीज रखी गई हैं। तो वो कौन कौन सी प्रायोरिटीज हैं जो जहां पर अगर बात करें बजट पर सबसे ज्यादा फोकस किया गया, एक तो पीएम गति शक्ति पर फोकस किया गया, एक है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, फिर प्रोडक्टिविटी इनहेंसमेंट एंड इन्वेस्टमेंट, सनराइज अपॉर्चुनिटी, एनर्जी ट्रांसिशन एंड क्लाइमेट एक्शन, और फाइनेंसिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट, ठीक है। तो ये 4 पिलर्स हैं इस बजट के। तो आइए एक एक करके सारे पिलर्स के बारे में जानते हैं। तो पहले पीएम गति शक्ति को देख लेते हैं। पीएम गति शक्ति, तो पीएम गति शक्ति के बारे में आपने सुना होगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसे जब अभी अगस्त मंथ में, अगस्त 2021 में लाल किले में जो हमारे प्रधानमंत्री हैं उन्होंने इससे रिगार्डिंग अनाउंसमेंट की थी कि हम पीएम गति शक्ति योजना लॉन्च कर रहे हैं, और अक्टूबर में से लॉन्च भी कर दिया था, जहां पर जिसके इस पे अगर बात करें 100 लाख करोड़ रुपीज की फंडिंग भी गवर्नमेंट ने अनाउंस करी थी। तो यहाँ पर गवर्नमेंट जो है वो फोकस किस पे कर रही है, रोड्स पे कर रही है। मतलब पीएम गति शक्ति के 7 इंजन बताए जा रहे हैं। रोड्स का डेवलपमेंट होगा, पीएम गति शक्ति में जो फोकस किया जा रहा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे किया जा रहा है, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर। तो गवर्नमेंट का ये मानना है कि अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे तो वहां पर हमारा एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा, साथ ही साथ ये बहुत सारे लोगों को रोजगार भी देगा। तो यहाँ पर रोड्स के इंफ्रास्ट्रक्चर पर, रेलवेज के इंफ्रास्ट्रक्चर पे, एयरपोर्ट्स, पोर्ट्स, मास ट्रांसपोर्ट, वाटरवेज एंड लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर फोकस किया जाएगा, ठीक है। तो ये बात पता होनी चाहिए। पीएम गति शक्ति नेशनल मास्टर प्लान, तो यही नेशनल मास्टर प्लान है कि यहाँ पर 7 सेक्टर्स पे, या 7 जो 7 जो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स हैं, इन पर फोकस किया जाएगा। 7 इंजन इन द नेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन विल बी अलाइंड विद पीएम गति शक्ति फ्रेमवर्क। अब यहाँ पर आप देखो पीएम गति शक्ति के अंदर हम एक एक करके देखेंगे कि एक एक जो सेक्टर है इसके अंतर्गत उसमें कितना अमाउंट एलोकेट किया गया और क्या प्लानिंग की गई है हर एक सेक्टर के लिए। तो रोड ट्रांसपोर्ट की बात कर लेते हैं। तो नेशनल हाईवेज नेटवर्क टू बी एक्सपेंडेड बाय 25,000 किलोमीटर इन 2022-23। तो ये टारगेट रखा गया है कि 2022-23 में यहाँ पर नेशनल हाईवे 25,000 किलोमीटर का डेवलप किया जाएगा, बाय रुपीज 20,000 करोड़ टू बी मोबिलाइज फॉर नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन। तो नेशनल हाईवे नेटवर्क एक्सपेंशन के लिए 20,000 करोड़ रुपए सरकार खर्च करेगी। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि रोड के लिए पीएम गति शक्ति प्लान के अंतर्गत ही यहाँ पर 20,000 करोड़ रुपए रोड ट्रांसपोर्ट पे खर्च किए जाएंगे। ओके, इसके डेवलपमेंट के लिए।
फिर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। और ये जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हैं 4 लोकेशन पे स्टैब्लिश किए जाएंगे इन 2022 थ्रू ट्रिपल पी मॉडल। तो ट्रिपल पी मॉडल क्या है? ट्रिपल पी मॉडल है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के थ्रू यहाँ पर गाइस आपके मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे और ये 4 लोकेशन पे किए जाएंगे। अभी ये अनाउंस नहीं किया कि कौन से 4 लोकेशन होंगे, पर 4 मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क स्टैब्लिश किए जाएंगे। रेलवेज की अगर बात करें, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट टू हेल्प लोकल बिजनेस एंड सप्लाई चेन। तो वन स्टेशन वन प्रोडक्ट का यहाँ पर जोर दिया गया है कि हर एक स्टेशन जो है वो अपने एक प्रोडक्ट को वहां पर क्या करेगा, प्रमोट करेगा। ओके। 2000 kilometer of railways network to be brought under Kavach, the indigenous world-class technology and capacity augmentation in 2022. फिर 400 new generation वंदे भारत ट्रेन to be manufactured during the next 3 years. तो आने वाले 3 सालों में गए 400 नई वंदे भारत ट्रेन बनेंगी। तो वंदे भारत ट्रेन के बारे में आपको पता ही होगा, वन ऑफ द फास्टेस्ट ट्रेन है कंट्रीज की, और 400 न्यू जनरेशन वंदे भारत ट्रेन यहाँ पर मैन्युफैक्चर की जाएंगी। 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल फॉर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक टू बी डेवलप्ड ड्यूरिंग द नेक्स्ट 3 years। तो यहाँ पर रेलवे से रिलेटेड जो कार्गो टर्मिनल्स होंगे वो यहाँ पर डेवलप किए जाएंगे 100 PM। जो मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक जो टर्मिनल्स हैं वो गए डेवलप किए जाएंगे। तो ये रेलवे से रिगार्डिंग यहाँ पर ये सारी चीजें अनाउंस की गई हैं। फिर गए एक यहाँ पर एक और नई स्कीम लॉन्च की गई है, पर्वतमाला। तो पर्वतमाला के तहत गैस क्या होगा कि जितने भी जो आपके हिली एरियाज हैं वहां पर कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए वहां पे रोपवेज हैं, या आप देख सकते हो कि टॉय ट्रेन्स होती हैं वो चलाई जाएंगी। ठीक है, रोपवेज होते हैं, कनेक्शन स्ट्रॉन्ग किए जाएंगे। तो जनरली आप बोल सकते हो कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है आपका हिली एरियाज में वहां पे डेवलप किया जाएगा। ठीक है, तो जैसे केबल कार्स होती हैं, रोपवेज होते हैं, वो वहां पर डेवलप किए जाएंगे जो एक जगह से दूसरी जगह आपको पहुंचाएंगे। नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम पर्वतमाला टू बी टेकन अपॉन ट्रिपल पी मोड, कॉन्ट्रैक्ट टू बी अवॉर्डेड इन 2022 फॉर 8 रोपवे प्रोजेक्ट ऑफ 60 किलोमीटर लेंथ। तो यहाँ पर आप देख रहे हो कि 2022 में 8 रोपवे प्रोजेक्ट दिए जाएंगे 60 किलोमीटर लेंथ के। तो ये गवर्नमेंट का विजन है और इस पर अब काम किया जाएगा। तो ये नया प्लान था। अब आइए इंक्लूसिव डेवलपमेंट के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, अभी हमने जो देखा पीएम गति शक्ति के बारे में देखा, अब हम इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है उस पर बात कर लेते हैं। तो इंक्लूसिव डेवलपमेंट में हम पहले देखते हैं एग्रीकल्चर को। तो यहाँ पर आप देखिए 2.37 लाख करोड़ डायरेक्ट पेमेंट टू 1.63 लाख 63 करोड़ फार्मर्स फॉर प्रोक्यूरमेंट ऑफ व्हीट एंड पैडी। तो गाइस यहाँ पर 2.37 लाख करोड़ रुपए डायरेक्टली प्रोवाइड किए जाएंगे एमएसपी के तौर पे, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के तौर पे 1.63 करोड़ फार्मर्स को उनके व्हीट और पैडी कल्टीवेशन के लिए। ओके, एमएसपी पता ही होगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो प्रोवाइड किया जाता है गवर्नमेंट द्वारा। फिर केमिकल फ्री नेचुरल फार्मिंग टू बी प्रमोटेड थ्रू आउट द कंट्री। इनिशियल फोकस इज ऑन फार्मर लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग रिवर गंगा। तो यहाँ पर नेचुरल फार्मिंग पे प्रमोशन किया जाएगा, नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जाएगा एक तरीके से। और इनिशियल फोकस रहेगा इज ऑन फार्मर लैंड इन 5 किलोमीटर वाइड कॉरिडोर अलोंग विद रिवर गंगा। तो इन सारी चीजों पे फोकस किया जाएगा। ओके, अगला यहाँ पर पॉइंट देख लेते हैं, नाबार्ड टू फैसिलिटेट फंड विद ब्लेंडेड कैपिटल टू फाइनेंस स्टार्टअप फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल एंटरप्राइज। तो जो स्टार्टअप आपके एग्रीकल्चर से रिलेटेड है या रूरल जो एंटरप्राइजेस है उन्हें फंडिंग कौन प्रोवाइड करेगा? उन्हें फेड गैस फंडिंग प्रोवाइड करेगा नाबार्ड। ओके, नाबार्ड के बारे में पता होना चाहिए। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। हेडक्वार्टर उसका मुंबई में है और ये स्टैब्लिश हुआ था आपका 12 जुलाई 1982 में। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट हुआ है वो किसान ड्रोन्स को लेके हुआ है। किसान ड्रोन्स फॉर क्रॉप असेसमेंट, डिजिटाइजेशन ऑफ लैंड रिकॉर्ड, स्प्रेइंग ऑफ इंसेक्टिसाइड एंड न्यूट्रिशन। तो ड्रोन्स का यूज किया जाएगा एग्रीकल्चर में, और एग्रीकल्चर में इसका बहुत महत्व है। तो एग्रीकल्चर में क्या है कि बहुत सारे जगहों पर क्या होता है कि फार्मिंग अगर करनी होती है तो वो ड्रोन्स के थ्रू करते हैं। ड्रोन्स के थ्रू सीड्स कल्टीवेट किए जाते हैं। ठीक है, ड्रोन्स के थ्रू सीड्स कल्टीवेट किए जाते हैं, ड्रोन के थ्रू लैंड की रिकॉर्डिंग की जाएगी और इंसेक्टिसाइड और न्यूट्रिशन भी वहां पर स्प्रे किए जाएंगे। शायद आप लोगों ने सुना होगा कि ड्रोन से जो मैपिंग की जा रही है
लैंड्स की, उसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एक स्कीम लॉन्च करी थी, स्वामित्व। एक स्कीम लॉन्च करी थी गए, स्वामित्व, आपने शायद इसका नाम सुना होगा, स्वामित्व। ये स्कीम आपकी 2021 में लॉन्च हुई थी, 24 अप्रैल को। ओके, तो स्वामित्व स्कीम के तहत यहाँ पर डिजिटाइजेशन किया जाएगा लैंड्स का, लैंड्स की मैपिंग की जाएगी। जैसे एक प्रॉपर्टी कार्ड जो है वो प्रोवाइड कर दिया जाएगा विलेजर्स को, जिससे वहां पर जो लैंड्स को लेके जो डिस्प्यूट्स होते हैं वो विलेजर्स के बीच में नहीं होंगे। तो आप स्वामित्व स्कीम के बारे में पढ़ना, इसका जो फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। ओके, केन बेतवा प्रोजेक्ट, केन बेतवा प्रोजेक्ट ये आपका जो है अभी हाल ही में जो नरेंद्र मोदी जी थे उन्होंने अनाउंस किया था। और ये जो केन बेतवा प्रोजेक्ट है, ये आपका इसका जो प्रोजेक्ट का जो आउटले है वो है 1400 करोड़ का, 1400 आउटले फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो क्या केन बेतवा जो है ये एक्चुअली बुंदेलखंड की रिवर्स है, और ये दोनों ही आपकी यमुना की ट्रिब्यूटरीज है। जो केन रिवर है ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है, और बेतवा रिवर भी है, ये भी यमुना की ट्रिब्यूटरी है। और बुंदेलखंड में जनरली आपको जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम देखने को मिलती है वो सूखे की देखने को मिलती है, ड्राउट की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो जो बुंदेलखंड में जो ड्राउट की प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करने के लिए यहाँ पे केन को बेतवा से लिंक किया जाएगा। ओके, तो इसके लिए यहाँ पर 1400 करोड़ रुपीज एलोकेट किए गए। 9.08 लाख हेक्टर ऑफ फार्मर्स लैंड टू रिसीव इरिगेशन बेनिफिट बाय केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। तो यहाँ पर 9.08 लाख हेक्टर ऑफ फार्मर्स को यहाँ पर ये इरिगेशन का बेनिफिट प्रोवाइड किया जाएगा। तो जनरली इरिगेशन के लिए यहाँ पर केन बेतवा को लिंक किया जा रहा है, 1400 करोड़ का प्रोजेक्ट है। अब गाइस यहाँ पर एमएसएमई से रिगार्डिंग देख लेते हैं, एमएसएमई से रिगार्डिंग क्या अनाउंसमेंट हुई है। तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस से के लिए यहाँ पे जो अनाउंसमेंट किया गया वो क्या किया गया, उद्यम, ई श्रम, एनसीएस एंड असीम पोर्टल टू बी इंटरलिंक। तो गाइस ये पोर्टल्स हैं जिसके थ्रू जो जो यूथ है वो यहाँ पर अपने आप को रजिस्टर्ड कराता है, तो उससे उसके स्किल्स के बेसिस पे उसे वहां पर क्या मिल जाती है, जॉब्स मिल जाती हैं, उसे अपॉर्चुनिटीज मिल जाती हैं। तो दीज ऑल आर द पोर्टल्स जिसके जो हेल्प करते हैं यूथ की, या जो लोग जॉब सर्च कर रहे हैं उन्हें मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या उन्हें इंडस्ट्रियल सेक्टर में जॉब वहां पर प्रोवाइड कर दी जाती है। तो ये पोर्टल हेल्प करते हैं जॉब्स के लिए। ओके, तो इन्हें इंटरलिंक किया जाएगा, जिससे जो भी, अगर मान लीजिए किसी ने उद्यम में अपने आप को रजिस्टर्ड कराया है और वहां पे असीम में कोई वहां पर जॉब्स की रिक्वायरमेंट है, तो उसे वहां पर उसकी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर दी जाएगी। तो इस वजह से इंटरलिंक करने से जो डेटा है वो शेयर किया जाएगा और सभी को हेल्प मिलेगी। फिर 130 लाख एमएसएमई प्रोवाइडेड एडिशनल क्रेडिट अंडर इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कोविड-19 के बाद इस स्कीम को लॉन्च किया था, इमरजेंसी क्रेडिट लिंक गारंटी स्कीम को। इस स्कीम के तहत यहाँ पर एक एक बॉडी है जो यहाँ पे गारंटी लेती है, उस बॉडी का नाम है एनसीजीटीसी, ठीक है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी। नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी की गारंटी लेती है 100% की। यानी कहने का मतलब ये है कि इस स्कीम के तहत जो एमएसएमई सेक्टर है उन्हें लोन प्रोवाइड कर दिया जाएगा विदाउट एनी कोलेट्रल, ठीक है, बिना किसी कोलेट्रल के एमएसएमई सेक्टर जो है वो लोन ले सकते हैं इस स्कीम के तहत बैंकों से या अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से। और इसकी जो गारंटी लेता है, यानी जो एमएसएमई सेक्टर्स की जो गारंटी लेता है लोन की, वो एनसीजीटीसी लेती है, ठीक है। एनसीजीटीसी क्या है, नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी। ओके, तो यहाँ पर ये जो बेनिफिट्स हैं प्रोवाइड किए जाएंगे एमएसएमईज को, कि विदाउट वो कोलेटरल वो यहाँ पे लोन ले सकते हैं। ईसीएलजीएस टू बी एक्सटेंडेड अप टू मार्च 2023। तो ये 2023 तक इसे एक्सटेंड कर दिया गया कि इस स्कीम के तहत जो एमएसएमई सेक्टर हैं वो विदाउट एनी कोलेटरल लोन ले सकते हैं। ओके, गारंटी कवर अंडर द ईसीएलजीएस टू बी एक्सपेंडेड बाय ₹50,000 करोड़ टू टोटल कवर ऑफ ₹5 लाख करोड़। तो 5 लाख करोड़ रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसके लिए अनाउंस किए थे, और यहाँ पर 50,000 करोड़ रुपए इसमें और एक्सपेंड कर दिए गए हैं। फिर ₹2 लाख करोड़ एडिशनल क्रेडिट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज टू बी फैसिलिटेटेड अंडर द क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेज। तो यहाँ पर जो और भी छोटे उद्योग होते हैं उनकी 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 जो गारंटी जो लेता है, ठीक है, जो माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होते हैं उनकी जो गारंटी लेता है वो कौन लेता है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। ये सिडबी के द्वारा स्टैब्लिश किया गया था
और ये 2 लाख करोड़ रुपए का एडिशनल क्रेडिट माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस के लिए यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया। ओके, रेजिंग एंड एक्सेलरेशन एमएसएमई परफॉर्मेंस रैप प्रोग्राम विद आउटले ऑफ ₹6,000 करोड़ टू बी रोल्ड। तो ये जनरली जो आपके माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस होते हैं, उनके लिए ये सारा का सारा फंडिंग अलाउ की गई है। तो आई होप ये क्लियर होगा कि ये सारी की सारी जो फैसिलिटीज है वो एमएसएमई सेक्टर्स को प्रोवाइड की जा रही हैं। स्किल डेवलपमेंट से रिलेटेड यहाँ पर क्या अनाउंसमेंट है ये देखते हैं। डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लाइवलीहुड देश स्टैक ई पोर्टल, एक पोर्टल लॉन्च किया गया है, देश ई स्टैक पोर्टल विल बी लॉन्च टू एम्पावर सिटीजन टू स्किल री स्किल और अब स्किल थ्रू एन ऑनलाइन ट्रेनिंग। ठीक है, तो जनरली ये जो पोर्टल है ये आपकी जो स्किल्स हैं उन्हें क्या करेगा, इनहेंस करेगा, डेवलप करेगा, और इस पोर्टल के थ्रू लोग अपनी स्किल्स को डेवलप कर सकते हैं। स्टार्टअप विल बी प्रमोटेड टू फैसिलिटेट ड्रोन शक्ति एंड फॉर ड्रोन एज अ सर्विसेज। तो यहाँ पर अब ऑब्वियस सी बात है कि जो जमाना है वो ड्रोन्स का हो रहा है। ठीक है, आप देख रहे हो टेक्नोलॉजी का जमाना है और ड्रोन्स बहुत सी जगहों पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। ये शादी में वीडियो शूट करने के अलावा साथ साथ आपको अगर बात करें और भी चीजों में ये सर्विसेज प्रोवाइड करा रहा है। तो ड्रोन्स का मार्केट बहुत बढ़ने वाला है, इस वजह से ड्रोन्स में यहाँ पर निवेश वगैरह बहुत ज्यादा किया जा रहा है और ड्रोन्स को प्रमोट भी किया जा रहा है। आइए एजुकेशन से रिगार्डिंग बात कर लेते हैं कि एजुकेशन से रिगार्डिंग क्या अनाउंसमेंट हुई है। 1 क्लास 1 टीवी चैनल प्रोग्राम ऑफ पीएम ई विद्या टू बी एक्सपेंडेड टू 200 टीवी चैनल। तो पीएम ई विद्या एक प्रोग्राम चलता है जिसके थ्रू वहां पर एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है ऑल ओवर द स्टूडेंट्स को, जितने भी जो आपके 1 से लेकर 12 तक के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए यहाँ पर प्रोग्राम रन किए जाते हैं और रीजनल लैंग्वेज में भी प्रोग्राम रन किए जाएंगे। तो 1 क्लास 1 टीवी चैनल यहाँ पर पहले 12 चैनल थे, अब यहाँ पर 12 चैनलों में प्रोग्राम रन होता था, अब ये 200 टीवी चैनल्स में प्रोग्राम रन किया जाएगा। 1 क्लास 1 टीवी चैनल और पीएम ई विद्या। ओके गाइस, virtual labs and skill e-labs be set up to promote critical thinking skills and simulated learning environment. Okay, virtual lab established की जाएंगी, that's very good. High quality e-content will be developed for delivery through digital teachers. Digital university for world class quality universal education with personalized learning experience to be established. ओके, तो ये अनाउंसमेंट एजुकेशन से रिलेटेड थे। अब आपके जो अनाउंसमेंट है वो हेल्थ से रिलेटेड है, आइए जरा देख लेते हैं इसके बारे में। एन ओपन प्लेटफॉर्म फॉर नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम टू बी रोल्ड आउट। ठीक है, तो यहाँ पर एक ओपन प्लेटफॉर्म यहाँ पर बनाया जाएगा, नेशनल डिजिटल हेल्थ इकोसिस्टम। और अब देखो कि इसके तहत यहाँ पर आप देखो एक प्लेटफॉर्म के तहत जो फोकस किया जा रहा है वो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम पे किया जा रहा है। यानी ऑल ओवर द कंट्री में जो लोग हैं उन्हें काफी ज्यादा डिप्रेशन की समस्या या सुसाइड की समस्या लोगों को देखने को मिली है कोविड-19 के बाद। तो वही बात है, मेंटल हेल्थ के इम्प्रूवमेंट के लिए, मेंटल हेल्थ को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए ये प्रोग्राम रन किया जाएगा, नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम फॉर क्वालिटी मेंटल हेल्थ काउंसलिंग एंड केयर सर्विसेज टू बी लॉन्च। तो ये जनरली मेंटल हेल्थ काउंसलिंग की बहुत अच्छा प्रोग्राम है जो लॉन्च किया गया, क्योंकि कोविड-19 के बाद बहुत सारे लोगों के दिमाग खराब हुए हैं, तो सबको यहाँ पर काउंसलिंग की आवश्यकता है और यहाँ पर काउंसलिंग आप ले सकते हो नेशनल टेली मेंटल हेल्थ प्रोग्राम के तहत। ठीक है, और ये जो नेटवर्क डेवलप किया, नेटवर्क ऑफ 23 टेली मेंटल हेल्थ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस विल बी सेटअप विद निमहेंस। ठीक है, निमहेंस एक इंस्टीट्यूट है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस ये एक इंस्टीट्यूट है, बीइंग द नोडल सेंटर ऑफ द इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, IIIT जो है IIIT जो है बेंगलोर का, वो यहाँ पर हेल्प कर रहा है इसे डेवलप करने में, प्रोवाइडिंग टेक्नोलॉजी सपोर्ट। 23 टेली मेंटल हेल्थ केयर सेंटर जो है वो यहाँ पर इस इंस्टीट्यूट के द्वारा स्टेब्लिश किए जाएंगे, बीइंग द नोडल सेंटर, और इसकी जो हेल्प कर रहा है वो IIIT भी कर रहा है। ओके गाइस, तो ये इसका नाम क्या है, फुल फॉर्म क्या है निमहेंस का, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंस। ओके गाइस, ओके, अब यहाँ पर इंक्लूसिव डेवलपमेंट के अंदर आप देखो सक्षम आंगनवाड़ी से रिलेटेड अनाउंसमेंट हुए हैं। सक्षम सक्षम आंगनवाड़ी में क्या होगा गाइस, कि जो पुराने आंगनवाड़ी हैं उन्हीं को अगर बात करें और ज्यादा उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाएगा, उन्हें मजबूत किया जाएगा, वहां पर जितनी भी जो टेक्नोलॉजी जो सुविधा है वो प्रोवाइड किए जाएंगे। ओके, तो यहाँ पर सक्षम आंगनवाड़ी के तहत यहाँ पर आप देखो इंटीग्रेट बेनिफिट टू वुमेन एंड चिल्ड्रन थ्रू मिशन शक्ति, मिशन वात्सल्य, ये सारे के सारे वुमेन से रिलेटेड आपके प्रोग्राम चलते हैं। सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 यहाँ पर
जो है गवर्नमेंट ने इससे रिलेटेड अनाउंसमेंट किया कि यहाँ पर बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड किए जाएंगे वुमेन्स को। 2 लाख आंगनवाड़ी टू बी अपग्रेडेड, ठीक है, तो वही मैंने बोला कि आंगनवाड़ी जो है वो आपके अपग्रेड हो जाएंगे, और 2 लाख आंगनवाड़ी जो अपग्रेड होंगे वो आपके क्या कहलाएंगे, सक्षम आंगनवाड़ी, ठीक है। उसमें सारी की सारी जो टेक्नोलॉजी का सपोर्ट है, जो भी वहां पर जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है वो सब वहां पर किया जाएगा। हर घर नल से जल, तो ये भी गवर्नमेंट का विजन है कि हर घर को नल से जल प्रोवाइड किया जाए, यानी जो साफ पानी है सबको प्रोवाइड किया जाए। और इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए हैं टू कवर 3.8 करोड़ हाउस होल्ड इन 2022 अंडर हर घर नल से जल, ठीक है। तो हर घर को जल से जोड़ना, नल के जल से जोड़ने के लिए 60,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। तो ये गैस जहां जहां अमाउंट एलोकेट की गई है वो आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ओके गैस। फिर और ये क्वेश्चन जो है ना, ये अभी तो जो भी पेपर होंगे उसमें तो बनेंगे बनेंगे, आने वाले जो भी आपके पेपर होंगे उसमें बनेंगे। तो इस बजट को अच्छे से कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है वो आपको मेरा जो टेलीग्राम चैनल है उसमें मिल जाएगी। मेरा टेलीग्राम चैनल है जीए बाय प्रशांत सर, ठीक है, जीए बाय प्रशांत सर। आप ये मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिए। इस टेलीग्राम चैनल पे गए आपको मेरे इस सेशन की पीडीएफ मिल जाएगी। हाउसिंग फॉर ऑल, तो गैस हाउसिंग फॉर ऑल के लिए 48,000 करोड़ रुपीस एलोकेट किए गए फॉर कंप्लीशन ऑफ 80 लाख हाउसेज इन 2022 अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना। तो ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का टारगेट है कि 2022 तक प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत यहाँ पर 80 लाख घरों को कंप्लीट करना, और इसके लिए 48,000 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए। ओके गैस, फिर ये एक नई स्कीम लॉन्च की गई है, प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन। देखो गाइस, मैंने कई बार अपने सेशन में बताया हुआ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब भी बजट अनाउंस करती है तो कुछ तो उसकी पुरानी स्कीमें चल रही होती हैं, तो उन स्कीमों के तहत वो फंड एलोकेट करती है, और कुछ वो नई स्कीमें लॉन्च करती हैं। तो अभी मैंने आपको कुछ पुरानी स्कीमें बताई, कुछ नई स्कीम बताई, तो ये उनमें से एक नई स्कीम है जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस बजट में अनाउंस करी है। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट सारा ही पॉइंट है, बट ये अगर बात करें आपके लिए, मैंने बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए बोल दिया क्योंकि नई स्कीम है, तो आपको अच्छे से इसे देखना है। तो पीएम डिवाइन, प्रधान प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट रीजन, तो नॉर्थ ईस्ट रीजन के इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए गए इस स्कीम को लॉन्च किया गया। आइए देखते हैं। न्यू स्कीम पीएम डिवाइन लॉन्च टू फंड इंफ्रास्ट्रक्चर एंड सोशल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट इन द नॉर्थ ईस्ट, an initial allocation of rupees 1500 crore made to enable livelihood activities for youth and women under the scheme। तो 1500 करोड़ रुपीस यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं फॉर द इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। ओके गाइस, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम, ओके, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम फॉर डेवलपमेंट ऑफ बॉर्डर विलेजेस विद स्पार्स पॉल्यूशन, लिमिटेड कनेक्टिविटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑन द नॉर्दर्न बॉर्डर। तो ये यहाँ पर विलेजेस के डेवलपमेंट के लिए ये यहाँ पर इस प्रोग्राम लॉन्च किया गया, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रिलेटेड। फिर बैंकिंग से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट है, ये देखते हैं। 100% ऑफ 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस टू कम ऑन द कोर बैंकिंग सिस्टम। तो गैस जितने भी पोस्ट ऑफिस हैं उनको क्या किया जाएगा, कोर बैंकिंग सिस्टम से जोड़ा जाएगा। आपको पता ही होगा कि पोस्ट ऑफिस में भी क्या होता है कि लोग सेविंग करते हैं, वहां पर भी क्या होता है, एक्सक्यूज मी, सेविंग अकाउंट होता है, आपका फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट होता है। तो उस डेटा को भी वहां पर आरबीआई जो है वो अपने मेन सिस्टम से जोड़ना चाहती है, और कोर बैंकिंग सॉल्यूशन के थ्रू ऑल ओवर द कंट्री के जितने भी बैंक्स हैं कनेक्टेड होते हैं। तो यहाँ पर पोस्ट ऑफिस को भी इस सिस्टम से कनेक्ट किया जाएगा, जिससे आरबीआई के बाद पूरा पूरा जो सेविंग डेटा है लोगों का वो पहुंचेगा। ओके गाइस, शेड्यूल कमर्शियल बैंक टू बी सेटअप 75 डिजिटल बैंकिंग यूनिट इन 75 डिस्ट्रिक्ट। तो डिजिटल बैंकिंग को वैसे ही प्रमोट किया जा रहा है, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर को प्रमोट किया जा रहा है, तो यहाँ पर डिजिटल बैंकिंग यूनिट स्टैब्लिश की जाएंगी शेड्यूल कमर्शियल बैंक द्वारा 75 डिस्ट्रिक्ट में। तो ये यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है बैंकिंग से रिगार्डिंग। ओके, ई पासपोर्ट, ये भी गैस बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपका ड्राइविंग लाइसेंस होता है, आपकी चिप एम्बेडेड होती है, उसमें आपकी सारी डिटेल्स होती हैं, ड्राइविंग लाइसेंस होता है, उसी तरीके से गैस आपका आप पासपोर्ट भी मिलेगा आपको, ई पासपोर्ट विद एम्बेडेड चिप एंड फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी टू बी रोल्ड आउट। तो अब जो जमाना रहेगा वो आपकी पासबुक वाली, पासबुक का पासपोर्ट जो रहेगा वो आपका वो बुक टाइप का नहीं रहेगा। अब जो आपका पासपोर्ट रहेगा वो आपका चिप्स के फॉर्म में रहेगा, यानी कार्ड के फॉर्म में आपको पासपोर्ट दिया जाएगा। ठीक है, तो इस पर काम किया जाएगा। अर्बन प्लानिंग, मॉडर्नाइजेशन ऑफ बिल्डिंग बायलॉज, टाउन प्लानिंग स्कीम एंड ट्रांसिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट विल बी इम्प्लीमेंटेड।
तो अर्बन प्लानिंग भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो भी अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर फोकस करती है। गवर्नमेंट का विजन भी है कि आगे अर्बन की पॉपुलेशन बढ़ेगी बढ़ेगी, तो अर्बनाइजेशन और ज्यादा अच्छी और ज्यादा स्तर पर होगा, तो हमें वहां पर और अच्छी सड़कें बनानी पड़ेंगी, और अच्छी अगर बात करें वहां पर इंफ्रा क्रिएट करना पड़ेगा अर्बनाइजेशन के लिए। अब देखो ये ट्रांसिट ओरिएंटेड जो डेवलपमेंट है ना, ये क्या होता है, ये जहां पर वो चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाई जाती हैं, सड़कें तो होती हैं, साथ में चौड़े चौड़े फुटपाथ होते हैं, वहां पर साइकिलिंग के लिए भी जगह होती है, तो एक प्रॉपर एक सिविलाइजेशन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, मतलब जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ेगी या पॉपुलेशन जो अर्बन में रह रही है उनके लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया जाएगा अर्बन प्लानिंग के तहत। बैटरी स्वैपिंग पॉलिसी टू बी ब्रॉट आउट फॉर सेटिंग अप चार्जिंग स्टेशन एट स्केल इन अर्बन एरिया। अब गवर्नमेंट का विजन यही है कि हमें क्लाइमेट चेंज के जो हमारे टारगेट है उन्हें भी अचीव करना है, तो ऑब्वियस सी बात है हमें कार्बन फ्री होना है, और कार्बन फ्री होना है तो ऑब्वियस सी बात है कि यहाँ पर कंट्री में जो फोकस किया जा रहा है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे किया जा रहा है। तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स होंगे तो वहां पर चार्जिंग स्टेशन की भी आवश्यकता होगी, तो उसको यहाँ पर बढ़ावा देने की बात की गई है। ओके, लैंड रिकॉर्ड मैनेजमेंट, यूनिक लैंड पार्सल आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर आईटी बेस्ड मैनेजमेंट ऑफ लैंड रिकॉर्ड। तो यहाँ पर लैंड रिकॉर्ड का जो लैंड रिकॉर्ड्स हैं वो भी आपके अब आईटी के थ्रू वहां पर मेंटेन किए जाएंगे सारे के सारे। ओके गैस, फिर एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सेंटर फॉर प्रोसेसिंग एक्सेलरेटेड कॉर्पोरेट एग्जिट, सीपेस। सीपेस क्या है, कमर्शियल प्रॉपर्टी एसेस क्लीन एनर्जी। ठीक है, कमर्शियल, P for commercial, P for property, S is clean energy to be established for speedy winding up companies। जनरली इसके तहत गवर्नमेंट का फोकस है कि ज्यादा से ज्यादा जो इंडस्ट्रीज हैं वो क्लीन एनर्जी और ग्रीन एनर्जी के जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम करें। ओके गाइस, एवीजीसी प्रमोशन टास्क फोर्स, ये तो बहुत अच्छा है, ये तो वन ऑफ द बेस्ट है। ठीक है, एंड एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट, गेमिंग एंड कॉमिक, ये सारी चीजें हमें बहुत पसंद है। ठीक है, हम यूएस की मूवीज देखते हैं, हम जापान की मूवीज देखते हैं, कौन सी एनिमेशन की और गेमिंग की, तो वही बात है कि हमारा इंटरेस्ट बहुत है एनिमेशन में, कॉमिक्स में, बट हम जो इंडिया के बाहर की कॉमिक्स हैं या एनिमेशन हैं उन्हें देखना प्रेफर करते हैं। तो वही बात है कि इस सेक्टर पर भी काम किया जाएगा और इस सेक्टर को भी बूस्ट किया जाएगा, क्योंकि ऑडियंस बहुत ज्यादा है जो इसे कंज्यूम करती है। तो वही बात है कि इसकी जो सप्लाई हो रही है बाहर से हो रही है, तो बाहर से ना होके इसकी सप्लाई इंटरनल की जाए, तो इन सारी चीजों पर भी फोकस किया जाएगा। प्रमोशन टास्क फोर्स टू बी सेटअप, रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ दिस सेक्टर। टेलीकॉम सेक्टर तो भाई अब 4G के बाद अब सबसे ज्यादा जो फोकस है किस पर है, 5G पर है, और तेजी से चलेंगे और तेजी से। अभी तो हम स्पीड में थे ही थे ही, लेकिन अब हमें और स्पीड अपनी तेज करनी है, क्योंकि दुनिया तेजी से आगे बढ़ रही है और हमें कॉम्पीट करना है। स्कीम फॉर डिजाइन लेड मैन्युफैक्चरिंग टू बी लॉन्च टू बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग इकोसिस्टम फॉर 5G एज अ पार्ट ऑफ द प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ओके, एक्सपोर्ट प्रमोशन, तो गवर्नमेंट एक्सपोर्ट को भी प्रमोट करती है, एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन के लिए यहाँ पर जो अनाउंसमेंट किया, क्या किया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन एक्ट टू बी रिप्लेस विद अ न्यू लेजिस्लेशन टू इनेबल स्टेट टू बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइज एंड सर्विसेज हब। तो यहाँ पर स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो एक्ट है उसे रिप्लेस करके यहाँ पर एक नया लेजिस्लेशन लाने की बात की जा रही है कि जो राज्य सरकारें हैं वो भी, स्टेट जो है वो यहाँ पर कंट्रीब्यूट करेंगे इंडस्ट्रियलाइजेशन को लेके। जैसे कि आपको पता ही होगा स्पेशल इकोनॉमिक जोन में क्या होता है कि जो इंडस्ट्रीज होती हैं उन्हें स्पेशल छूट प्रोवाइड कर दी जाती है, उन्हें टैक्स में छूट प्रोवाइड कर दी जाती है, उन्हें बहुत सारे एग्जेम्पशन मिल जाते हैं। अगर कोई स्पेशल इकोनॉमिक जोन, एक पर्टिकुलर जोन चूज किया जाता है कि वहां के उस एरिया का डेवलपमेंट करना, तो वहां पर अगर बात करें उस एरिया की डेवलपमेंट करने के लिए, यहाँ पर गवर्नमेंट ने बोला कि स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी, स्टेट टू बिकम पार्टनर इन डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस और सर्विसेज हब इन दैट पर्टिकुलर एरिया। ओके, अभी तक तो सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारी की सारी चीजें प्रोवाइड कर रही थी, टैक्स में एग्जेम्पशन या आपको डिडक्शंस हैं, लेकिन अब यहाँ पर स्टेट भी कंट्रीब्यूट करेगी वहां के उस पर्टिकुलर एरियाज के डेवलपमेंट के लिए, जिससे स्पेशल इकोनॉमिक जोन सिलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, डिफेंस, ठीक है, तो आत्मनिर्भर डिफेंस से रिलेटेड क्या अनाउंसमेंट हुई, आइए देख लेते हैं। 68% ऑफ कैपिटल प्रोक्योरमेंट बजट ईयर मार्क्ड फॉर डोमेस्टिक इंडस्ट्री इन 2022-23, अप फ्रॉम 58% इन 2021-22। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि 2021-22 में 58% कंट्रीब्यूशन
था, अब यहाँ पे 68% कॉन्ट्रीब्यूशन जो है बजट का वो आपका इसमें डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज में किया जा रहा है डिफेंस की। डिफेंस R&D टू बी ओपन अप फॉर industries, startup and academia with 25% of defense R&D बजट earmark। तो R&D पे फोकस किया जा रहा है कि ज्यादा से ज्यादा जो पैसा है वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट पर खर्च किया जाए डिफेंस के, जिससे ऑब्वियस सी बात है कि हम एक्सपोर्ट कर सकें। जब हमारा रिसर्च और डेवलपमेंट में पैसा खर्च होगा तो हम नई नई चीजें बना रहे होंगे, नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होंगे, और जब नई टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे होंगे तो हम वहां पर क्या कर पा रहे होंगे, गैस इंटरनेशनल मार्केट में अपने हथियार बेच पा रहे होंगे। Independent nodal umbrella body to be set up for meeting testing and certification requirement। ये गैस एक सनराइज अपॉर्चुनिटीज यहाँ पर अनाउंस की गई है कि कहाँ का आने वाले समय में कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज बहुत ज्यादा है। गवर्नमेंट कंट्रीब्यूशन टू बी प्रोवाइडेड फॉर R&D इन सनराइज अपॉर्चुनिटीज, यानी गवर्नमेंट जो है वो जो इन ये जो सारे सेक्टर हैं सनराइज अपॉर्चुनिटीज के अंदर, इन सारे सेक्टर्स में क्या करेंगे, फंडिंग करेंगे, इनकी हेल्प करेंगे R&D से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बहुत सही डायरेक्शन पर है, जो R&D पे फोकस कर रही है, जो साइंस और टेक्नोलॉजी पे फोकस कर रही है। दुनिया की में जितने भी आप गवर्नमेंट्स को देखोगे, हर गवर्नमेंट अपना बहुत मतलब बोल सकते हैं कि काफी ज्यादा प्रतिशत जो है बोल सकते हैं कि 30 to 40% जो है वो R&D में खर्च करती है। क्योंकि जब आप R&D में खर्च करोगे तभी तो आप कोई नई चीज डेवलप कर पाओगे, तभी तो आप कोई नई चीज आप डिस्कवर कर पाओगे। तो वही बात है कि यहाँ पर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंट्रीब्यूट करेगी R&D पे, R&D ऑफ इन दिस सनराइज अपॉर्चुनिटीज लाइक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, geospatial system and drones, semiconductor and its ecosystem, space economy, geonomics and pharmaceutical, green energy and clean mobility system। खैर जैसे कि मैंने बताया कि आपको अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जी बाय प्रशांत सर, आप इसे फॉलो कर सकते हैं, जिसमें आपको इस सेशन से रिलेटेड पीडीएफ मिल जाएगी। एनर्जी ट्रांसिशन क्लाइमेट एक्शन से रिगार्डिंग क्या क्या अनाउंसमेंट हुई है देख लेते हैं। Additional allocation of rupees 19,500 crore for production linked incentive scheme for manufacturing of high efficiency solar modules to meet the goal of 280 gigawatt of installed solar power by 2030। तो यहाँ पर फोकस किया किस पे जा रहा है, आपके जो सोलर इंडस्ट्रीज है उस पर फोकस किया जा रहा है। ठीक है, तो सोलर इंडस्ट्रीज पे इसलिए फोकस किया जा रहा है क्योंकि अब वर्ल्ड को जरूरत रहेगी क्लीन एनर्जी की, ठीक है, ग्रीन एनर्जी की। तो हम यहाँ पर सोलर जो पैनल्स है वो लोगों को प्रोवाइड कराएंगे। तो प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम के तहत कंट्री में इनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 19,500 करोड़ रुपए एलोकेट किए गए हैं। 5 to 7% बायोमास पैलेट टू बी को फायर्ड इन थर्मल पावर प्लांट। ओके, CO2 सेविंग ऑफ 38 MMT एनुअली, 38 MMT एनुअली यहाँ पर क्या किया जाएगा, सेविंग्स की जाएंगी CO2 की। एक्स्ट्रा इनकम टू फार्मर्स एंड जॉब अपॉर्चुनिटी टू लोकल हेल्प अवॉइड्स स्टबल बर्निंग एंड एग्रीकल्चरल फील्ड। तो ये सारे जो स्टेप हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड ही है। स्टबल बर्निंग का मतलब पता ही होगा कि जो आपकी कल्टीवेशन के बाद जो बचा हुआ, जो वहां पर जो किसानों के बाद जो बची हुई जो वेस्ट होता है, जो बचता है, उसे वो जला देते हैं। ठीक है, तो जलाने की वजह से क्या होता है, वहां पर बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो जाता है, तो उसे वहां पर स्टॉप करने की कोशिश की जाएगी। 4 pilot project to be set up for coal gasification and conversion of coal into chemical for the industry। Financial support to farmer belong to scheduled tribes who want to take up agroforestry। तो यहाँ पे scheduled caste और scheduled tribes को भी हेल्प प्रोवाइड की जाएगी। पब्लिक कैपिटल इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग क्या अनाउंसमेंट हुई है। पब्लिक इन्वेस्टमेंट टू कंटिन्यू टू पंप प्राइम प्राइवेट इन्वेस्टमेंट एंड डिमांड इन 2022। आउटले फॉर कैपिटल एक्सपेंडिचर stepped up sharply by 35.4%। कैपिटल एक्सपेंडिचर समझ रहे हो, मैंने भी आपको बताया था कैपिटल बजट के अंतर्गत कैपिटल रिसीव्ड होती है और कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उन प्रोजेक्ट में पैसा खर्च कर रहा होता है जिनसे कंट्री के लिए असेट क्रिएट होती है, जिनसे कंट्री के लिए जॉब्स क्रिएट होती है। तो आप देखो कि यहाँ पर जो कैपिटल एक्सपेंडिचर है 35.4% बढ़ गया 2022-23 में, यानी 7.50 लाख करोड़ रुपीस का एलोकेशन प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट यहाँ पर रखा गया। और लास्ट ईयर जो प्रोजेक्ट रखा गया था कैपिटल एक्सपेंडिचर का 5.54 लाख करोड़ रखा गया था। आउटले इन 2022-23 टू बी 2.9% ऑफ जीडीपी। इफेक्टिव कैपिटल एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एस्टिमेटेड एट रुपीज 10.68 लाख करोड़ इन 2022-23, विच इज अबाउट 4.1% ऑफ जीडीपी। तो
यहाँ पर जो बजट में रखा गया कैपिटल एक्सपेंडिचर की कितना खर्च किया जाएगा 2022-23 में, वो 7.50 लाख करोड़ के प्रोजेक्ट्स हैं इनके पास, जो 2022-23 में यहाँ पर खर्च किया जाएगा, लेकिन उनका अनुमान है कि ये 10.68 लाख करोड़ भी जा सकता है। तो ये अनुमानित इन्होंने बताया है कि ये भी हो सकता है। भाई अभी ये आप कोई बिजनेस प्लान कर रहे हो और बिजनेस में पैसा और भी लग सकता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पर कंट्री के बिजनेस को प्लान किया जाता है, तो बिजनेस में आप पैसा खर्च कर रहे हो, उधारी लेके पैसा खर्च कर रहे हो। अब वही बात है कि ये पैसा बढ़ भी सकता है, तो वही बात है कि यहाँ पर एक एस्टिमेट लेके चला है कि 10.68 लाख करोड़ तक का आपका जा सकता है 2022 में कैपिटल एक्सपेंडिचर। आप लोगों ने गिफ्ट सिटीज के बारे में सुना ही होगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गिफ्ट सिटीज पे फोकस कर रही है और डेवलप भी कर रही है। गिफ्ट का फुल फॉर्म क्या है? गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ठीक है, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी। और इसके तहत गैस जो फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी सेंटर्स हैं वो स्टेब्लिश किए जाएंगे वर्ल्ड वाइड। कहाँ पर? गांधीनगर में। तो ये एक तरीके से वर्ल्ड वाइड फिनटेक सिटी स्टेब्लिश की जा रही है, जो आप जो पूरे ऑल ओवर द वर्ल्ड में फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करेंगे। World-class foreign university institution to be allowed in the gift city, an international arbitration center to be set up for timely settlement of dispute under the international jurisprudence. Okay. Mobilizing resources से regarding कुछ announcement हुई है, जैसे कि data center and energy store system to be given infrastructure status, venture capital and private equity invested more than rupees 5.5 lakh crore last year, facilitating one of the largest startup and growth ecosystem मेजर टू बी टेकन हेल्प स्केल अप दिस इन्वेस्टमेंट। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बात की जा रही है कि जो वेंचर कैपिटलिस्ट होते हैं या प्राइवेट इक्विटी इन्वेस्टमेंट की गई है वो 5.5 लाख करोड़ की गई है लास्ट ईयर। जनरली स्टार्टअप्स पे जो पैसा खर्च किया गया, स्टार्टअप्स पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वहां पर हेल्प प्रोवाइड करती है स्टार्टअप्स को भी। तो ये स्टार्टअप्स पे रिगार्डिंग यहाँ पर अनाउंसमेंट की गई है। ब्लेंडेड फंड टू बी प्रमोटेड फॉर सनराइज सेक्टर और सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड टू बी इशूड फॉर मोबिलाइजिंग रिसोर्सेज फॉर ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर। तो जैसे कि सोलर एनर्जी है या सोलर पावर, रिन्यूएबल एनर्जी, रिन्यूएबल जो आपके प्रोजेक्ट्स हैं, ईवी व्हीकल्स हैं, इनके लिए यहाँ पर फंड रेज किया जाएगा सॉवरिन ग्रीन बॉन्ड्स के थ्रू भी। ओके, तो ये जनरली यहाँ पर स्टार्टअप्स और एनर्जी स्टोरेज सिस्टम से रिलेटेड यहाँ पर ये अनाउंसमेंट की गई है। डिजिटल रुपी अनाउंस की गई है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अपनी खुद की डिजिटल करेंसी लॉन्च करने वाला है, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर बेस होगी। तो ये इस पर भी नजर रहेगी, ये भी एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, तो इसे भी आप देख लेना। अनाउंसमेंट अभी इतनी सी हुई है, अब जो भी स्टेप लिए जाएंगे वो भी हमें फर्दर देखने को मिलेंगे। तो ये सारी की सारी जो चीजें मैंने बताएंगी, ये सारे अनाउंसमेंट है जो गवर्नमेंट द्वारा किए गए हैं। प्रोवाइडिंग ग्रेटर फिस्कल स्पेस टू स्टेट्स, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट करती है स्टेट्स पर भी, तो स्टेट पर कितना इन्वेस्टमेंट कर रहा है ये देख लीजिए। Enhance outlay for scheme for financial assistance to state for capital investment. Allocation of rupees 1 lakh crore in 2022 to assist the states in catalyzing overall investment in the economy. 50-year interest free loan over and above normal borrowing. तो एक तरीके से यहाँ पे लिखा है कि 1 लाख करोड़ रुपए यहाँ पर एलोकेट किए गए हैं किसे? स्टेट गवर्नमेंट्स को। ओके, फॉर द डेवलपमेंट। तो क्या ये सारी की सारी जो अनाउंसमेंट है वो की गई हैं आपके एक्सपेंडिचर से रिलेटेड कि कहाँ कहाँ कितना कितना खर्चा किया जाएगा, कितना एस्टिमेट है और कितनी इनकम रिसीव हुई है, कितना पैसा खर्च किया गया, वो सारी चीजें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आई होप कि ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आ गए होंगे सारे के सारे पॉइंट। ये सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। इसकी पीडीएफ के लिए आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल है जीए बाय प्रशांत सर, वो फॉलो कर सकते हैं। और आपको सारे के सारे जो भी मेरे सेशन की डिटेल्स हैं वो आपको इसी टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। गाइस अभी सेशन खत्म नहीं हुआ है, मतलब सेशन ये आज ये तो खत्म हो गया, बट अभी कहानी बाकी है। अभी हमने पार्ट ए किया, अभी पार्ट बी बाकी है, जहां पर गया था हम टैक्सेस से रिलेटेड जो भी अनाउंसमेंट हुई है वो देखेंगे। तो टैक्सेस से रिलेटेड अनाउंसमेंट के लिए आप ट्यून रहिए। मैं आपको अ, आपको बस इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो करना है। आपको वहाँ पर मेरे जितने भी सेशन हैं उनकी जो पीडीएफ्स हैं, उनके जो सेशन की अपडेट्स हैं वो वहां मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक यू गाइस, थैंक यू एवरीवन।